लोकसभा चुनाव के ऐलान में बस अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, लेकिन उससे पहले आज प्रधानमंत्री ने एक्स पोस्ट पर अग्नि 5 के सफल टेस्ट का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त जिस तरह से एक्शन में है, ताबड़तोड़ जिस तरीके से विकास की गंगा बहा रहे हैं, उससे इंडिया के नेता क्या परेशान है। आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। विकास के एक्सप्रेसवे पर मोदी कैसे ओवरटेक करेंगे विरोधी, आज हम आपको पूरे आंकड़े देंगे। हम पिछले 70 दिनों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान, शिलान्यास, लोकार्पण, अलग अलग राज्यों में दी गई सौगातें, ये सब बताएंगे। और हमने एक हिसाब बनाया है, 70 दिन में 6,86,135 करोड़ की परियोजनाओं की जो सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तीन महीने में 10 लाख करोड़, लेकिन अगर 2024 की बात करें, केवल 2024 के इन 70 दिनों की, तो 6,86,135 करोड़, यानी करीब 7 लाख करोड़ की सौगात देश के हर कोने में, लगभग हर राज्य में, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो साउथ हो, चाहे वो ईस्ट हो, वेस्ट हो, हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सौगात दी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट अब से थोड़ी देर पहले आया है। पहले आपको यह बताता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है और मिशन दिव्यास्त्र के लिए DRDO के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। अग्नि 5 मिसाइल का पहला परीक्षण सफल रहा, यह कहा है पीएम मोदी ने। स्वदेशी अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण सफल, MIRV तकनीक से बनी है अग्नि 5 मिसाइल। यह एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 7000 किलोमीटर तक बताई जा रही है, और यह चुनिंदा देशों के पास ही टेक्नोलॉजी है जिसमें अब भारत भी शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बस थोड़ी देर पहले यह पोस्ट करते हुए DRDO के वैज्ञानिकों को बधाई दी और कहा कि यह हमारे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है DRDO को, क्योंकि भारत ने ये उपलब्धि हासिल की है जो चुनिंदा देशों के पास ही है। ये बहुत तेजी से दुश्मन पर हमला कर सकती है, और चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान। अब वो इस मिसाइल के भारत के कामयाब परीक्षण के बाद ये भारत की ताकत को उनके खिलाफ और मजबूत करती है ये मिसाइल। लेकिन चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे विकास के एक्सप्रेसवे पर दौड़ रहे हैं पीएम मोदी। अब आपको दिखाते हैं कैसे पिछले 3 महीनों में विकास की परियोजनाओं का ताबड़तोड़ लोकार्पण और शिलान्यास किया उन्होंने। जल्दी मैं आपको ये बताता हूं। 11 मार्च को महिलाओं को 1000 नमो ड्रोन, यानी आज 10,000 करोड़ की वित्तीय सहायता का ऐलान। 10 मार्च को आजमगढ़ से देश भर के लिए 34,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। 10 मार्च को ही छत्तीसगढ़ को 655 करोड़, 9 मार्च को पश्चिम बंगाल में 3,000 करोड़ की 2 सड़क परियोजनाएं, 9 मार्च को जोरहाट में असम के लिए 17,500 करोड़, 9 मार्च को ही मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर के लिए 55,600 करोड़, 7 मार्च को कश्मीर से समग्र कृषि विकास कार्यक्रम के तहत 5,000 करोड़, 6 मार्च को कोलकाता में पश्चिम बंगाल के लिए 15,400 करोड़ और बिहार को 12,800 करोड़ की सौगात दी। 5 मार्च को ओडिशा में 20,000 करोड़, 4 मार्च को तेलंगाना के आदिलाबाद से 56,000 करोड़, 2 मार्च को बिहार के औरंगाबाद से 21,000 करोड़, पश्चिम बंगाल के नादिया से 15,000 करोड़ की सौगात का ऐलान किया। इसमें लोकार्पण भी शामिल है, शिलान्यास भी शामिल है। 1 मार्च को हुगली से 7200 करोड़, झारखंड में 35,700 करोड़, 28 फरवरी को महाराष्ट्र में 4,900 करोड़, तमिलनाडु के थूथुकुडी में 17,300 करोड़, 26 फरवरी को देश भर को 41,000 करोड़ की इंफ्रा योजनाओं की सौगात दी। ये लिस्ट लंबी है, अभी और है। 25 फरवरी को राजकोट से 48,100 करोड़, द्वारका में 4,150 करोड़, 23 फरवरी को वाराणसी से 13,000 करोड़ की सौगातों का ऐलान किया। 22 फरवरी को गुजरात के नौसारी से देश भर के लिए 47,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात का ऐलान किया। गुजरात के मेहसाणा से 13,500 करोड़, 20 फरवरी को जम्मू कश्मीर में 32,000 करोड़, 16 फरवरी को हरियाणा से 9,750 करोड़, 11 फरवरी को मध्य प्रदेश के झाबुआ में 7,300 करोड़, 6 फरवरी को गोवा से 1,330 करोड़, 4 फरवरी को गुवाहाटी से 11,000 करोड़, 3 फरवरी को ओडिशा के संबलपुर से 68,000 करोड़। जनवरी में 25 जनवरी को यूपी के बुलंदशहर से 19,100 करोड़, 19 जनवरी को महाराष्ट्र के सोलापुर से 2,000 करोड़, 17 जनवरी को कोची से 4,000 करोड़, 12 जनवरी को नवी मुंबई से 12,700 करोड़ की सौगात दी। और इसके अलावा 3 जनवरी को लक्षद्वीप को
1150 करोड़ और 2 जनवरी को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से 20,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है। आज जो द्वारका एक्सप्रेस का जो हरियाणा वाला हिस्सा जो आज जिसका उद्घाटन किया वो तो आपने देखा है, और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है आपको सुनाते हैं। साथियों, देश में लाखों करोड़ रुपए के इन विकास कार्यों से सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को है तो वो है कांग्रेस और उसके गठबंधन गठबंधन। उनकी नींद हराम हो गई है। इतने सारे विकास के काम और वो एक की बात कर रहे हैं तो मोदी 10 और कर देता है। उनको समझ ही नहीं आ रहा है क्या इतनी तेजी से काम भी हो सकते हैं क्या। और इसलिए अब विकास के मुद्दों पर चर्चा करने की उनकी ताकत बची नहीं है। ये बड़े लक्ष्यों का भारत है। आज का भारत प्रगति की रफ्तार से कोई समझौता नहीं कर सकता। और आप लोगों ने अब मुझे भली भांति जाना भी है, पहचाना भी है, समझा भी है। आपने देखा होगा, न मैं छोटा सोच सकता हूं, न मैं मामूली सपने देखता हूं, न ही मैं मामूली संकल्प करता हूं। मुझे जो भी करना है विराट चाहिए, विशाल चाहिए, तेज गति से चाहिए। इसलिए कि मुझे 2047 में हिंदुस्तान को विकसित भारत के रूप में देखना है। दोस्तों, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जी जान से जुटे रहना है। चुनाव की वजह से लाखों करोड़ रुपयों के काम कर रहा है। 10 वर्षों में देश इतना बदल गया, लेकिन कांग्रेस और उसके दोस्तों का चश्मा नहीं बदला है। इनके चश्मे का नंबर अभी भी वही है, ऑल नेगेटिव, ऑल नेगेटिव। नेगेटिविटी और केवल नेगेटिविटी यही कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों का चरित्र बन गया है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान आज जुड़ रहे हैं, केवल 2 मेहमान। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे जुड़े हुए हैं और बीजेपी के प्रवक्ता, सीनियर प्रवक्ता और बीजेपी के राज्यसभा सांसद अभी हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जुड़ रहे हैं। अभय जी, स्वागत है आपका। चश्मा तो आपने भी लगा रखा है, क्या नंबर है अभय जी? प्रधानमंत्री जी के चश्मे का नंबर पूछने का साहस है आपके पास? गौरव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे आपसे आवाज आ रही, मैं तो चाह रहा हूं आप बोल लें फिर मैं पूछूंगा। मैं ये पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का नेताओं का चश्मे का नंबर नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो मैं वही पूछ रहा हूं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से, क्या नंबर है आपके चश्मे का? मुझे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह ना दूरदृष्टि दोष है, ना निकट दृष्टि दोष है। प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोनों प्रकार के दोष हैं। मैं सुन रहा था आज, एक बार पूछिए ना प्रधानमंत्री जी से, 50,000 करोड़ की 55,000 करोड़ करूं कि 75,000 करोड़ करूं, बिहार के पैकेज का एक बार डिटेल तो दे दीजिए प्रधानमंत्री जी। 1.25 लाख करोड़ रुपए, चलिए वहां नहीं देते, जम्मू कश्मीर का दे दीजिए 85,000 करोड़ रुपए। वो तो 2015-16 के अनाउंसमेंट से आपके। जब आप भाषण दे रहे हैं तो अभी प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की आपकी रिपोर्ट में देख पढ़ रहा था, लास्ट क्वार्टर की, जो दिसंबर वाला क्वार्टर गया है, उसकी जो रिपोर्ट है उसमें पावर के 98 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें कॉस्ट ओवररन, डिले होने के कारण जिनकी कीमत 80% बढ़ गई है। रेलवे के 262 प्रोजेक्ट हैं,
उनकी कीमत 132 करोड़ रुपए 132% बढ़ गई है। रोड के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी मैं आपको रोकूंगा अभय जी, बहुत बड़ी खबर आ रही है, नागरिकता संशोधन कानून लागू करने का ऐलान। ये देखिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, सीए को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया है। एक बहुत बड़ी खबर, ये खबर टीवी9 भारतवर्ष ने दी थी आपको कि आज कभी भी सीए का नोटिफिकेशन आ सकता है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अब हमारे पास खबर आ रही है कि नोटिफिकेशन जारी हो गया है और किसी भी वक्त वो नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर होगा। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। संसद ने सीए पर 11 दिसंबर 2019 को मुहर लगाई थी और आज उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार बोल रहे थे कि चुनाव से पहले इसको लागू किया जाएगा और अभी अभी खबर आ रही है कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। केंद्र सरकार ने सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बहुत बड़ी खबर, नागरिकता संशोधन कानून से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर। ये एक बहुत बड़ा वादा था बीजेपी का जो उसने पूरा किया है। जो गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के, उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। सुधांशु जी, सीए का नोटिफिकेशन आप लोगों ने कहा था और जारी हो गया। आप लोगों ने कहा था कि चुनाव से पहले हम जारी कर देंगे। देखिए, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने एक नहीं कई जगहों पे कहा था कि सीए जारी होगा और चुनाव की सूचना जारी होने से पहले जारी होगा। बड़ी सामान्य सहज सी बात थी। 2019 में हम ये विधेयक लाए थे, बीच में कोविड का दौर आ गया तो तकरीबन 2 साल उसमें चले गए। उस कारण जो वांछित तैयारियां थी उसके होने में और जो लीगल फॉर्मेलिटीज थी उनके होने में थोड़ी सी समस्या रही। अब जैसे ही वो प्रक्रिया पूर्ण हुई हमने ये करके दिखाया है। और ये तो वो है, मैं बताना चाहता हूं, जिसके लिए आसाम की कांग्रेस सरकार ने 2014 में अप्रैल के महीने में पत्र लिखा था केंद्र सरकार को। ये वो है जिसके लिए नेता प्रतिपक्ष के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी से कहा था और उन्होंने शब्द क्या यूज किया था, बांग्लादेश के हिंदू। सुधांशु जी आपको एक मिनट रोकूंगा। वो नोटिफिकेशन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। वो नोटिफिकेशन इस वक्त हम दिखा रहे हैं। देखिए वो नोटिफिकेशन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। भारत के 3 पड़ोसी देशों से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थियों को, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण मांगी थी, उनको भारत की नागरिकता का अधिकार देने का कानून है। सुधांशु जी, तो ये आपका बहुत बड़ा वादा। मैं आता हूं सुधांशु जी, अभय दुबे हमारे साथ क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता बैठे, उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अभय जी, क्या लगता है 2024 से पहले सरकार का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक? देखिए गौरव जी, मैंने अभी क्या नोटिफिकेशन है वो पढ़ा नहीं मैं, लेकिन सिर्फ एक ही बयान, इस पर एक ही बात कहना चाहता हूं। देश के नागरिकों बहुत गौर से सुनना जो मैं बात कहने वाला हूं, बहुत गंभीरता से और गौर से। जनवरी 2020 में इसका नोटिफिकेशन इशू कर चुकी थी मोदी सरकार, जनवरी 2020। इसके बाद 20, 21, 22, 23, 24 अभी तक क्यों लागू नहीं किया? क्या आर्गुमेंट था कि कोविड का क्राइसिस है, जबकि कोविड के क्राइसिस में कृषि के क्रूर काले 3 कानून नोटिफाई किए इन लोगों ने, लेकिन ये नहीं लेकर आए थे। और इसी में नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं अभय दुबे, देखिए मेरे पास जो नोटिफिकेशन है, मेरी बात सुन लीजिए अभय जी, मेरी बात सुन लीजिए। ये कहता है कि जो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, आप लोग इस कानून के समर्थन में हैं या नहीं? मैं ये पूछ रहा हूं। आपने जो झूठ बोला है टीवी9 भारतवर्ष ने, उसका भी खुलासा कर रहा हूं, बहुत बड़ा खुलासा, बहुत बड़ा। क्या झूठ बोला गया है? क्या झूठ बोला है? बता रहा हूं, देश के लोगों कान खोलकर सुन लीजिए क्या झूठ बोला है। क्या झूठ बोला है बताइए। मैं बता रहा हूं, सुनने का साहस रखिए। इसमें रूल इन्होंने फ्रेम नहीं किए थे। इसमें जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में देश की होम मिनिस्ट्री में जो आईबी है, उसने अपना प्रेजेंटेशन देकर यह कहा था कि साहब जो बात आज आप कह रहे हो धार्मिक रूप से प्रताड़ित, उन्होंने कहा था 31,333 लोग हैं जो लॉन्ग टर्म वीजा लेकर रिलीजियसली परसिक्यूटेड हैं और कई स्लीपर सेल के लोग हैं जो नागरिकता ले लेंगे। इस कानून के खिलाफ उन्होंने अपनी बात कही थी। तो सरकार ने रिलीजियसली परसिक्यूटेड शब्द हटा दिया और आप कह रहे हो धार्मिक आधार पर प्रताड़ित लोगों को। अरे इसमें नोटिफिकेशन में लिखा है भाई, ये नोटिफिकेशन में लिखा है। आप भारत सरकार के नोटिफिकेशन को मानते हैं कि नहीं मानते?
आप नोटिफिकेशन मानते हैं कि नहीं मानते हैं? इस एक्ट में ये नोटिफिकेशन मेरे हाथ में, आप कम से कम नोटिफिकेशन पढ़ के तो बोलिए। मैंने कहा कि मैंने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा, ना मैं इस में पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि ये सिर्फ ध्रुवीकरण का काम है। 4 सर आप कम से कम ये तो मत बोलिए कि टीवी 9 भारतवर्ष ने झूठ बोला है, क्योंकि मैं तो डॉक्यूमेंट पढ़ के बोल रहा हूं। सुधांशु जी आपकी प्रतिक्रिया, बिल्कुल आपकी प्रतिक्रिया, सुधांशु जी आपकी प्रतिक्रिया। सीए आ चुका है, ये देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है। सुनिए अभय दुबे जी, सुनिए। अब आप ऐसे डोंट शूट द मैसेंजर सर। सुनिए अभय जी, सुनिए। 70 रुपए दाल तेल की घोषणा करते मोदी जी, कहते देश को आज क्या। अरे अभय जी, पहली बात तो आपकी बात गलत साबित हो गई, झूठ नहीं बोला, जो नोटिफिकेशन में वो बोला। अब बीजेपी के प्रवक्ता को भी नहीं बोलने देंगे आप, बोलने दीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता बोलेंगे, सुधांशु त्रिवेदी बोलिए। अभय जी अब रुकिए, आपका टर्न नहीं है, रुकिए, आ रहा हूं मैं आपके पास। तब तक मैं आपको बोलता हूं नोटिफिकेशन आप अपनी पार्टी से मंगवा लीजिए और पढ़ लीजिए। सुधांशु जी, अरे रूल फ्रेम किए ना भाई, नोटिफिकेशन कानून का तो 2020 में हो गया है। अरे तो जो आज सरकार की तरफ से हमें सूचना दी जा रही है वो तो हम बताएंगे ना। सुधांशु जी एक मिनट। सुधांशु जी देखिए, इसीलिए जो अभी आपके कार्यक्रम के शुरू में प्रधानमंत्री जी की बाइट दिखाई जा रही थी ना कि चश्मे का नंबर ऑल नेगेटिव है, ऑल नेगेटिव है, इसीलिए चश्मा लगा होने के बावजूद कांग्रेस के लोग इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ धार्मिक आधार पर प्रताड़ित वर्ड नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, अभय जी अपनी पार्टी को कहिए चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना, दुनिया बहुत बदल गई है मोदी जी के कालखंड में, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। और मैं कांग्रेस के नेताओं से कहूंगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 18 दिसंबर 2003 को संसद के पटल के ऊपर जो बोला था वो भी गलत था क्या? और आपने मेरा पहला वक्तव्य नहीं सुना, मैंने तो कहा था 2019 में यह विषय आया था, और आपने खुद कहा जनवरी 2020 में शुरू किया गया, बीच में 2 साल तो कोविड में चले गए 2022 से तक, उसके बाद बहुत सारी टेक्निकलिटीज, तभी तो मैंने कहा कि इस समय आवश्यकता है। और मुझे तो बहुत कष्ट होता है जब कांग्रेस के लोग ये बोलते हैं प्रताड़ित लोगों को अगर शरण दी जा रही है, इसमें धार्मिक ध्रुवीकरण नजर आ रहा है। अरे मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, भारत इस पूरे क्षेत्र में इकलौता सेकुलर मुल्क है। अगल बगल के जो मजहबी देश है वहां से मजहबी आधार के ऊपर जो मजलूम हैं उनको शरण देना एक सेकुलर देश के रूप में हमारा कर्तव्य है। तो यह भारत के उस सेकुलर क्रीडेंशियल को स्थापित करने वाला है, मगर इसमें भी इनको अगर ध्रुवीकरण नजर आ रहा है तो मुझे लगता है कि इनको कहना चाहिए कि जो सितंबर, लेकिन केवल इन्हीं को नजर नहीं आ रहा सुधांशु जी, ममता बनर्जी को भी नजर आ रहा है। उन्होंने कल यह ऐलान किया कि राज्य में एनआरसी लागू नहीं होने देंगे, सीए के खिलाफ वो लगातार बोल रही हैं। तो मैं दर्शकों से यह भी कहना चाहता हूं कि भाई एनआरसी या सीएए नागरिकता का कानून है, नागरिकता का कानून राज्य का विषय है ही नहीं संवैधानिक दृष्टि से, ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, राज्य की सूची का विषय नहीं, केवल केंद्र की सूची का विषय। तो राज्य कैसे कह देगा कि मैं लागू नहीं होने दूंगा? मतलब अजब लॉजिक देने लगते हैं। मतलब राज्य विधानसभा से पारित कोई कानून कह देगा कि जिला पंचायत की मैं अपने यहां लागू नहीं होने दूंगी। इससे समझ में आता है संविधान समाप्त करने के बाद संविधान समाप्त करने का हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनसे बात कर लेते हैं। आप प्लीज थोड़ा हमारे साथ रहिए। प्रियंका जी स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर। सीए के रूल्स आ गए हैं और सरकार ने अब वो बता दिया है कि कैसे लागू होगा। सीए लागू हो चुका है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? प्रतिक्रिया ये है, जो कानून 2019 में पास हुआ है उसको लागू करने का इंतजार इलेक्शन से पहले तक का रखा गया, वो थोड़ा हास्यास्पद है और देश को बेवकूफ बनाने का काम है। ये मेरी प्रतिक्रिया है। तो आप आने वाले जो चुनाव में आपको लगता है कि इंडिया को या विपक्षी पार्टियों को इसका नुकसान होगा? इस बात का नुकसान होगा भाई साहब, देश में बहुत सारी अलग अलग दिक्कतें हैं। जो कानून और जो प्रोटेस्ट 2019 में हो चुके हैं, 2024 में आप उसका इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे किसानों की दिक्कतें खत्म नहीं होने वाली हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार खत्म नहीं होने वाले हैं, गरीबी और भुखमरी खत्म नहीं हो रही है, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रहा है, तो मुझे बेरोजगारी नहीं खत्म हो रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहे हैं। ये सीए नोटिफिकेशन से जो टेलीविजन चैनल पे हड़कंप मचा है, कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड फिर से वापस नहीं आ रहे हैं। जो 2019 में हो जाना चाहिए था वो 2024 में लागू करके अगर लगता है कि देश का ध्यान भटका सकते हैं तो गलत होगा। वो आपकी बात पर रिएक्ट करना चाहते हैं, आप प्लीज हमारे साथ रहिए। सुधांशु जी, सुना आपने? रिएक्शन नहीं सुनने वाली, आई एम सॉरी, आई एम नॉट लिसनिंग टू एनीवन्स रिएक्शन ऑन दिस। लेकिन वो जो आप कह रही है, वो जो आरोप कहा था
नहीं, मुझे डिबेट नहीं करने को कहा था, मुझे प्रतिक्रिया देने को कहा था। नहीं, आप मत बोलिएगा, सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। चलिए, लेकिन आपने सुना सुधांशु जी क्या कह रही है प्रियंका चतुर्वेदी? वो कह रही हैं कि महंगाई की समस्या खत्म नहीं हो जाएगी, किसानों की समस्या खत्म नहीं हो जाएगी। वो सीधे आप पे निशाना साध रही। देखिए, जो प्रियंका जी ने बोला उसके लिए मुझे एक पंक्ति याद आती है कि देखो सत्ता की लाचारी हो जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलिहारी क्या जमाना बदला जाए। ये वो पार्टी है। उद्धव ठाकरे जी ने तो समर्थन किया था जब सीए आया था, अब क्या हो गया? अब बुरा लग रहा है। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की विरासत का ये दावा करते हैं, जो विरासत इनके पास नहीं रह गई है, और ये इसके बयान से साबित हो गया, इन बयानों से। मान्यवर बाला साहब ठाकरे जी ने तो कहा था कि किसी बांग्लादेशी को यहां नहीं रहना चाहिए मुंबई में। उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया था कि ये जो शक्तियां आकर रह रही हैं देश को कमजोर करने के लिए रह रही। आज इनको इसमें ध्रुवीकरण नजर आता। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, सारे लोगों से कहना चाहता हूं, इनसे पूछे जो कह रहे हैं इससे महंगाई नहीं कंट्रोल होगी, अब बेरोजगारी नहीं बंद होगी। पूछना चाहता हूं बेरोजगारी की दर इस समय कितनी है, पूछिए। कोई बहस कर ही नहीं सकता। 3.1% है बेरोजगारी की दर। महंगाई की दर कितनी है? 5.1%। पूरे मोदी इस पर डिबेट करने को रेडी नहीं है आपसे। महंगाई की लेकिन एक जो सबसे बड़ा सवाल यहां पर सुधांशु जी सीए को लेकर पूछा जाता है वो ये कि इसमें आप लोगों ने मुस्लिमों को बाहर कर दिया, और मुस्लिम जो कुछ मुस्लिम नेता है वो कह रहे हैं मुस्लिमों के खिलाफ साजिश है। देखिए, बड़ी मजेदार बात है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तो मुस्लिम देश हैं। वो तो सल्तनत खुदादात है ना, निजाम मुस्तफा है ना। तो निजाम मुस्तफा में मुस्लिम कैसे परसिक्यूटेड है, जरा मुझे बता दें, क्योंकि ये तो परसिक्यूटेड लोगों के लिए है ना। या फिर वो कह दें कि साहब उसमें मुस्लिम परसिक्यूटेड है। मैं इस पे एक बात बताना चाहता हूं आपको जी, दर्शकों से। जो लोग हमारी पीढ़ी के हैं या उससे पहले के हैं, बाद वालों ने भी वो गाना बहुत सुना होगा कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। ये गाना बचपन में बहुत सुना होगा। 1954 की फिल्म थी जागृति। इसके ऊपर नकल करके बेदारी फिल्म बनी थी पाकिस्तान में, और उसमें भी बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड उस गाने की नकल करके एक गाना बनाया गया था कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। अब सुनिए, हमारे गाने की आखिरी लाइन थी बरसों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के, और उस गाने की आखिरी लाइन थी बरसों के बाद फिर उड़े परचम हिलाल के। तो मैं कहना चाहता हूं कि मेरे तथाकथित सेकुलर भाइयों, कम से कम ये कह दो कि परचम हिलाल के झंडे तले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुसलमान महफूज नहीं है, मोदी के हिंदुस्तान में महफूज है। बोलो तो। नवल किशोर है हमारे साथ आरजेडी से, पूछ लेते हैं। कच्चे हिंदुस्तान में तो नवल डर किशोर लगता है। आरजेडी से है हमारे साथ। नवल किशोर जी, सुना आपने? हिंदुस्तान में डर लगता है और हिंदुस्तान में शरण चाहिए। बताइए क्या जवाब है इसका? इसमें जवाब क्या देना है? जो उनके पास टेस्टेड मेथड है लोगों को ध्रुवीकरण करने का पूरे देश में, वही करेंगे। एक मिनट आपको रोकूंगा। शिवसेना उद्धव गुट से संजय राउत कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं इसी पर। 370 भी हटाया, क्या किया कश्मीर में? कश्मीरी पंडित आ गए घर में। ये खेल करते रहते हैं लोग। बोला ना 370 हटा के, अभी 370 हमने हटा दिया। ये कांग्रेस को नहीं जमा, हमने किया। कश्मीरी पंडित आ गए, पीओ के आ गया, लाने वाले थे। लद्दाख में चीन घुस गया, बाहर निकाला नहीं निकाला। अभी जब तक चुनाव है तब तक ये सीए खेलेंगे, खेलने दो। जी, चुनाव है तब तक सीए खेलेंगे। सुना आपने? विरोधी के सारे विरोधी आपके ऊपर इस वक्त, सारी गन्स आपके ऊपर है। देखिए देखिए, इन लोगों की बातों में खुद ब खुद कितना बड़ा विरोधाभास है। पहले तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और थोड़ी वेदना भी होती है कि जब शिवसेना के लोग आके इसका विरोध करते हैं, जिन्होंने ताजिंदगी हमेशा इस मुद्दे का समर्थन किया, और आज देखिए चंद एक राज्य की सत्ता में थोड़ी सी हिस्सेदारी पाने के लिए जो सत्ता भी छूट गई, क्या बेबसी देखिए। इसीलिए ये स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की विरासत का दावा खो देते हैं जब ये ऐसी बात बोलते हैं। और देखिए खुद ही हमारे विरोधी क्या बोलते हैं
कि साहब ये तो अभी आपसे कांग्रेस के प्रवक्ता वॉकआउट कर गए, क्योंकि अब कांग्रेस को लगता है इस मुद्दे पे शायद बात करने का वो, ऐसा मेरा अजम्पशन है, क्योंकि वो दिख नहीं रहे कि जनवरी 2020 में तो हमने ये दिसंबर 2019 में हम ले आए थे और जनवरी 2020 में हुआ था ये 2019 में कोई इलेक्शन हो रहा था क्या? तो इलेक्शन हुए 6 महीने के इस अंदर। बीच हमारे पास एक तस्वीर भी आ रही है सुधांशु जी, वो भी चुनाव बता से दूं इसका अपने कोई दर्शकों मतलब को। नहीं है। इस वक्त ये एक सैद्धांतिक शाहीन बाग विषय जो दिल्ली का है वहां पर सुरक्षा बल आपको मार्च करते हुए दिखाई देंगे, वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये दिल्ली के शाहीन बाग की तस्वीरें हैं। आपको याद होगा सीए को लेकर वहां एक लंबा आंदोलन चला था और उसको लेकर काफी राजनीति हुई थी, लेकिन इस बीच शाहीन बाग में तस्वीरें आप देखिए, सुरक्षा बल वहां पर आपको दिखेंगे कि वहां दिल्ली के शाहीन बाग में मार्च करते हुए ये सीए के जो इस वक्त नोटिफिकेशन आया है, सीए जो लागू हुआ है उसके बाद ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। नवल किशोर जी, प्रतिक्रिया आपकी जल्दी से। सीए लागू चुनाव से पहले जो कहा था देखिए, वो ये कर दिया तो होना ही बीजेपी ने। था, ये तो होना ही था। जब सारे रास्ते फेल हो चुके हैं, जनवरी में उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा किया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद पता चला कि सारे दलों को तोड़ना शुरू किया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। उससे पता चला कि उनकी पोल खोल गए इलेक्टोरल बॉन्ड के, उसमें वो भी देख लिया। उन्होंने सारा कर्म करके देख रहे हैं। अब तो ये सब उनको करना ही है, ये आज की थोड़े है, ये बात तो 2019-20 की है। आज ये चुनाव के समय में ये काम करना और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं तो इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि 2019 लोकसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में हमने रखा था, वो ये कहा था कि पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लागू करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसमें यह भी कहा है कि क्योंकि कोरोना आ गया इसलिए इसको हम लागू नहीं कर पाए, कोविड महामारी के कारण इस कानून को लागू करने में देरी हुई, लेकिन अब हम लागू कर रहे हैं। वो तो बता रहे हैं कि क्यों हम लागू नहीं कर पाए। नहीं, अरे इसमें तो ये भी लिखा हुआ है कि जब चुनाव आने वाला हो सर पे 2024 तब हम करेंगे। इसमें तो ये भी लिखा हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है क्या? ये लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा देश ये बात समझ रहा है। लिखा हुआ वो आपने पढ़ लिया? सरकार नहीं, पूरा देश ये समझ रहा है कि सुधांशु जी, इसमें यह भी लिखा हुआ है कि चुनाव आएगा तब हम लागू करेंगे, यानी विरोधियों का एक ही तर्क है, केवल और केवल चुनावी फायदे के लिए लाया गया है। वही सच है, वही सच है, सुनिए, वही सच है, सच है। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहता हूं, मैं इनसे साफ साफ पूछना चाहता हूं, हाँ मैं बिल्कुल साफ साफ पूछना चाहता हूं, चुनाव से इसका क्या संबंध है, जरा स्पष्ट करिए। हिंदू के साथ साथ सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई, क्या संबंध है जरा चुनाव से, और कौन सा ध्रुवीकरण हो रहा है, मुझे साफ साफ कहिए, ब्लैक एंड व्हाइट में। ब्लैक एंड व्हाइट आपको समझ में कहां आता है? आपको तो हिंदू मुस्लिम समझ में आता है, आपको तो रोजगार भी समझ में नहीं आता है, आपको सेकुलरिज्म भी नहीं समझ में आता है, आपको संविधान भी समझ में नहीं आता है, आपको तो राजनीति भी नहीं समझ में आती है। आप तो एकाधिकार चाहते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ आपको समझ में आता है। आपको यही समझ में आता है कि देश को में कैसे नफरत और हिंसा की माहौल तैयार किया जाए, कैसे सत्ता हासिल किया जाए। अब तो आपके विषय में समझने के लिए कोई कुंजी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, सारी बात आपने खुद ही बता दी है। आप ईडी में एक्सटेंशन देते जाते हैं, जो इलेक्शन कमीशन में लोग रिजाइन करते जाते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड में मांगा जाता है, तो आप वहां पे आप कहते हैं कि नहीं अभी जवाब लेते हैं। ओके नवल किशोर जी, जवाब लेते हैं, का सवाल जो है जवाब लेते हैं। आपने बड़े लंबे बौछार लगा दिए आरोपों की, जवाब लेते हैं। देखिए नवल किशोर जी ने जो जवाब दिया वो कितना सुंदर जवाब है। मैं आपके लाखों दर्शकों से, जो मिलियंस ऑफ व्यूअर्स हैं, उनसे देखिए, जिस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, अरे उसमें ये भी लिखा हुआ है सुधांशु जी, इसे एक हिंदी में कहावत है। अरे सुनिए, इलेक्शन के जस्ट पहले बात आप होने काम दीजिए। करें। अरे आप प्रोफेसर हैं साहब, नहीं आप तो बहुत ज्ञानी है, प्रोफेसर से बहुत होगा, ऊपर वैसे आप उस दूर से जुड़े हुए हैं। अरे आपने टर्न आएगा, मेरी बात में धज्जियां उड़ा दीजिएगा, तो स्वस्थ और अच्छी डिबेट होगी, दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। उड़ाने वाले आप तो देखिए, मैं कहना चाहता हूं, जो मुस्लिम वर्ड नहीं लिखा है, सुनिए आप सुनिए नवल किशोर जी, सुनिए, बोलने दीजिए उनको। मुस्लिम वर्ड जो नहीं लिखा है, देखिए वही दिख रहा है जो नहीं लिखा है।
जो मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा, चश्मा ऑल नेगेटिव है। और एक हिंदी में कहावत होती ना, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। मौसम तो सावन का नहीं है, पर ऐसा हरा हरा दिख रहा है कि जो नहीं दिखा नोटिफिकेशन को बहुत दिखने लगता है। ये तो मेरी समझ से बाहर है। अब दूसरी बात, अरे भाई दूसरी बात, इन्होंने कहा तो मैं देखिए, नवल किशोर जी RLD, अरे भाई अपने टर्न पे बोलिए, अपने टर्न पे बोलिए ना नवल किशोर जी, नवल किशोर जी अपने टर्न पे बोलिए ना। जब आप बोल रहे थे तो वो नहीं बोल रहे थे। करना चाहता हूँ नवल किशोर जी अपने टर्न पे बोलिए, दर्शकों से बेहतर न्याय होगा। तो मैं बस एक ही वाक्य के बाद आपको मौका दे रहा हूं। आरजेडी के आप प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, अभी आपने कहा महंगाई बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, तो कृपया इस समय आप महंगाई की दर बताइए, बेरोजगारी की दर बताइए, और कांग्रेस के शासनकाल का वो वर्ष बताइए जब बेरोजगारी की दर इससे कम रही हो और महंगाई की दर इससे कम रही हो। कृपया मुझे बता दीजिए, या विकास की दर इस समय जो है वो बताइए और इससे ज्यादा रही हो। और आज दुनिया के G7 और G20 कंट्री में एक देश बताइए जहां विकास की दर हमसे अधिक हो। कृपया बता दीजिए, तो ये भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि जिन चीजों की आड़ लेकर ये छुपने का प्रयास करते हैं उसमें भी मोदी सरकार ने क्या शानदार काम किए। आप बताइए। आप अरे सुधांशु जी, आंकड़ों से तो आपको दुश्मनी है, ये पूरा देश जानता है। वो तो आप तो उन्हीं आंकड़ों को मानते हैं जो आपका तारीफ करता है। मैं तो सिर्फ, आप सावन के अंधों की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि आप तो पूरे अंध फौज भक्त खड़ा कर दिए हैं। चाहे आप कुछ ताली बजाएं तो थाली बजाएं, उससे भी आप कोरोना भगा रहे थे। आप तो तमाम तरह की बात करने में माहिर हैं। आप सच बोलते कब है, जरा ये बता दीजिए ना। उस समय हम आपके सवाल का जवाब देंगे। आपसे रोजगार पे पूछा जाएगा तो हिंदू मुसलमान के पास जाएगा। पिछले 10 साल में आपको यही 2 महीना मिला था लोगों को इधर उधर करने का, लोगों को भरमाने का। आप हिसाब दीजिए ना 10 साल का, कहाँ बेरोजगारी दर पे जाते हैं। कौन सा महंगाई, आपको बताने की जरूरत है कि महंगाई क्या है और बेरोजगारी क्या है। आप तो लगातार झूठ बोलते रहे हैं। आप बताइए ना, सेंसस पे आपने कितना सच बोला। बिहार में बोला कि होगा और देश में होगा ही नहीं। बिहार में जब हो रहा था तो कोर्ट में आपने क्या बोला। ये सारी बातें जनता जान चुकी है। और जो लोग नहीं मानते हैं आपकी बात, उनको आप क्या क्या करते हैं वो तो सब लोग देख चुका है। ये सारा एजेंसी का इस्तेमाल पिछले 10 साल में जो आप कर रहे हैं, यही सच है। कहाँ रोजगार, रोजगार तो आपके 10वें प्रायोरिटी। ठीक है, जवाब दे लेते हैं सुधांशु जी का टर्न। अब आप सुनिएगा, सुधांशु जी बोलिए। अरे पूरा देश सुन ही रहा है। देखिए, मैंने तो ना हिंदू मुसलमान बोला, ना पोलराइजेशन बोला, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं था। मैंने नवल किशोर जी से पूछा था कि आज महंगाई की दर बता दीजिए, बेरोजगारी की दर और विकास की दर बता दीजिए। बोलिए ना, मैंने सिर्फ पूछा था। अरे ये दर्शकों के सामने एक्सपोज, कुछ नहीं पता है। अब मैं बताता हूं। अरे बोलिए, ये नागपुर के पाठशाला से पढ़ के आए, नहीं बता पाए। मैंने कहा था यूपीए सरकार का एक कार्यकाल बताइए जहां विकास की दर हमसे अधिक, महंगाई की दर हमसे कम, बेरोजगारी की दर हमसे कम रही हो। मैंने पूछा था एक G7 या G20 कंट्री बताइए जहां विकास की दर हमसे कम हो। बोलिए। मैं तो आपसे पूछ रहा। अरे आप बताइए ना, IMF के आंकड़े बताइए, आप बताइए ना। मैं अरे आप बोल रहे हैं, अरे चलिए आप अपने आंकड़े का सोर्स कोट करके आंकड़ा बता दीजिए। नहीं आप बता। नवल किशोर जी, आप अपना सोर्स कोट करके अपना आंकड़ा बता दीजिए। मैं उसमें बात करने को तैयार हूं। अपना सोर्स कोट करिए और अपना आंकड़ा बताइए। चलिए बताइए। सुधांशु जी, सांस को आज क्या, हमने 17 महीना में आपको 5 लाख नौकरी देकर दिखा दिया। आप ये बताइए कि 10 साल में जो 20 करोड़ नौकरी का हिसाब दे दीजिए। कहाँ ये सब पचड़ों में पड़ते हैं। आप प्रोफेसर से भी ऊपर हैं, 2 बार MP बन चुके हैं। आपको प्रोफेसर की क्या जरूरत है। आप तो जो बोलेंगे हमारे एंकर महोदय उसको सच मान लेंगे। उसमें नहीं, एंकर महोदय को बीच में मत लाइए भाई। नवल किशोर जी, एंकर महोदय को बीच में मत लाइए। आप अपने तर्क दे रहे हैं, वो अपने तर्क दे रहे हैं। एंकर महोदय आप लोगों को मंच दे रहे हैं। हमारे पास तो सरकार का नोटिफिकेशन है भाई। हम तो सरकार जो कह रही है वो बता रहे हैं। अब आप मैसेंजर शूट करने लग जाते हैं। मैं तो पूछ रहा हूं कि 17 साल में बिहार में कितना नौकरी दिए, बता दीजिए। अच्छा, चला जनता की अदालत पे चल लेते हैं। चलिए जनता की अदालत पे चल लेते हैं, एक बार उन्हीं से पूछ लेते हैं। सुधांशु जी, मैं आ रहा हूं। शुभम भोपाल से हमारे साथ है। शुभम, भोपाल में आप जल्दी से पूछ लीजिए, CA लागू हो गया, क्या कह रहे हैं वहां के लोग। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शुभम पूछिए। देखिए, बिल्कुल गौरव, यहाँ पर तो जश्न जैसा माहौल है। मिठाई बांट रहे हैं लोग, ये देख रहे हैं तस्वीरों में। इनसे बातचीत भी कर लेते हैं। आप लोग से बात करते हैं। आप बताइए, CA का नोटिफिकेशन लागू हो गया है, क्या प्रतिक्रिया, क्या सोचते हैं आप? देखिए, बहुत प्रसन्नता की बात है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने जो कहा वो किया है। चाहे राम मंदिर का मामला हो, चाहे CA उन्होंने घोषणा पत्र में कहा था और आज लागू कर दिया। उन्होंने कहा था अभी चुनाव के पहले हम लागू कर देंगे और चुनाव के पहले उन्होंने लागू कर दिया।
हम देश के भारतवासी, समस्त भारतवासी यहाँ पे देखिए लोग क्या कह रहे हैं सामने आपके। शुभम में आता हूं, अमोद राय हमारे साथ है। अमोद राय के पास चलते हैं। अमोद राय दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमोद, दिल्ली में सीए, आप दिल्ली से है, सीए लागू हो गया, सरकार क्या कह रही है इसके पीछे? देखिए, सरकार का साफ तौर पे कहना है कि ये उसका मैनिफेस्टो का हिस्सा था और उसने आज लागू कर दिया अगले चुनाव में जाने से पहले। तो ये तो सबसे बड़ी उपलब्धि है उसकी। दूसरी बात, उसमें सरकार ने ये दलील दिया है कि 2 साल तक लगातार कोरोना से देश जूझता रहा, इसलिए नोटिफिकेशन इसका करने में थोड़ी देरी जरूर हुई है। चूंकि ये ऐसा कानून था कि इसको लागू करने के लिए पूरे तौर पर पूरे देश में एक माहौल बनाने की आवश्यकता थी और वो माहौल बन चुका है और आज इसको नोटिफाई किया जा रहा है। ओके अमोद, बहुत शुक्रिया। अमोद जी आपका बहुत शुक्रिया। शुभम आपका, आप सुन लिया, आपने सुन लिया। यहाँ पे जनता की अदालत में गए, सरकार का क्या तर्क है? नवल किशोर जी सुन लिया आपने। अभी भी एंकर महोदय के ऊपर ही आएंगे आप। नवल किशोर जी, अब तक आवाज आ रही मेरी? नवल किशोर जी तक नहीं आ रही है। सुधांशु जी, आप कुछ प्रतिक्रिया दे रहे थे नवल किशोर जी की बात पर। हाँ, देखिए, मैं ये बता रहा था, अभी नवल किशोर जी बोल रहे थे सांच को आंच क्या। सांच को आंच तो दिख गई, नहीं बता पाए। मैं दर्शकों के लिए बता देना चाहता हूं, इस समय बेरोजगारी की दर है 3.1%। 2018 में एक दौर में 5.9% पहुंच गई थी, ये बात सही। अब घटते घटते देखते नियंत्रित स्थिति में आ रही है। इस समय महंगाई की दर है ये बेरोजगारी की दर थी, महंगाई की दर है 5.1%, यानी 5% का जो रेट होता है उसके नीचे की तरफ आ रही है। इस समय विकास की दर है 7.8 और कुछ एजेंसीज ने 7 दी है। और यह हमने नहीं दी है, ये मूडीज ने दी है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने दी है, IMF ने दी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एक खबर मैं आपको और दे दूं, आप जिन खबरों की तरफ इशारा कर रहे हैं, एक खबर और आ रही है सीए से जुड़ी हुई, वो खबर मैं आपको दे दूं, फिर आपसे प्रतिक्रिया लूंगा। सीए लागू होने के बाद बंगाल में जश्न मनाया गया है। उत्तर 24 परगना में लोगों ने मनाया है जश्न। CAA नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद ये देखिए कैसे ढोल नगाड़े बजाकर और नाच गाकर लोगों ने नॉर्थ 24 परगना में जश्न मनाया है। ये उसकी तस्वीरें हैं। CAA लागू होने के बाद बंगाल में जश्न मनाया गया है और ढोल की थाप पर लोग यहां पर आप देख सकते हैं नाचते हुए भी। लोगों में कितनी खुशी है CAA लागू होने के बाद, ये आप देख सकते हैं। ये मतलब अच्छा, देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी बता दूं मैं आपको। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, CAA पर गृह मंत्रालय का ट्वीट सामने आ गया है। गृह मंत्रालय ने ट्वीट करके कहा है कि आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे, क्योंकि एक पोर्टल इसका तैयार हो चुका है, ड्राई रन पहले ही किया जा चुका है और अब CAA के लिए आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। CAA इन पड़ोसी देशों के उन शरणार्थियों की मदद करेगा जिनके पास दस्तावेज नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता अब अगर लेनी है, जो 2014 से पहले आए हैं, जो इसकी कट ऑफ डेट है 30 दिसंबर 2014, तो उनको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, ये MHA ने कहा है। और ये देखिए आपके सामने ये ट्वीट भी है। इस बीच जयराम रमेश, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता है, उन्होंने कहा कि चुनाव की वजह से CAA लागू किया गया, लेकिन ये आपके सामने ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है और ट्वीट में कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विल बी नोटिफाइंग टुडे द रूल्स अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA 2019। सुधांशु जी, ये जश्न किस बात का? मैं बता रहा हूं, ये जश्न उस बात का है कि वो हमारे लोग मानवता के नाते जो पड़ोसी मुल्कों में प्रताड़ना सह रहे थे। अभी आप बंगाल का दृश्य दिखा रहे थे ना, याद करिए बांग्लादेश में क्या हुआ था। वहां की एक लेखिका तस्लीमा नसरीन ने स्वयं किताब लिखी थी लज्जा, किस ढंग का प्रोसिक्यूशन हुआ था। अब उसको भी देखने के लिए इन लोगों को नजर चाहिए पाकिस्तान की, तो किस तरीके से। अच्छा चलिए, इन लोगों को लगता प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, पाकिस्तान और 10 सेकंड में भाई एक ही लाइन में कह रहा हूं, उस समय 24% हिंदू था, आज 1 पॉइंट पर कुछ पे आ गया और उसके बाद प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ। तो मैं एक लाइन में सिर्फ कह देना चाहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता थी, उनका कहना था कि जिनके लाशों पर सर रखकर आजादी है हमने पाई, वो अब तक है खाना बदोश गम की काली आंधी छाई। यानी जिन लोगों ने बलिदान सबसे ज्यादा दिया था, कम से कम उनके दर्द को आज देश ने समझा है और उन्हें स्थान देने का निर्णय लिया, इसलिए संभवतः यह जश्न मनाया जा रहा है।